देखता है कि विवेक और मनोज सड़क के किनारे बैठकर पढ़ाई कर रहे होते हैं। तभी पड़ोस में रहने वाली कांता सड़क पर पानी गिरा देती है, जिससे विवेक और मनोज के कपड़े गीले हो जाते हैं। दोनों अपनी अपनी किताब कॉपी लेकर घर आ जाते हैं। विवेक, मनोज, तुम दोनों सड़क पर बैठकर पढ़ाई मत किया करो। पिताजी, न जाने पड़ोस वाली आंटी को हमसे क्या दुश्मनी है। हम जब भी सड़क के किनारे पढ़ने बैठते हैं, वे पानी गिरा देती हैं। हमारे घर में भी बड़ी लाइट होती तो हमें सड़क के किनारे बैठकर पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती। न पड़ोस वाली आंटी सड़क पर पानी गिराती। मैं जानता हूँ बेटे, मैं घर में बड़ी लाइट लगवा दूंगा। तुम लोग कल से घर के अंदर ही पढ़ाई करना। पिताजी, कल स्कूल में हमें 1,000 रुपए लाने को कहा गया है। हमें नए जूते मोजे स्कूल से दिए जाएंगे। ये पैसे उसके लिए मंगवाए गए हैं। अभी मेरे पास इतने पैसे नहीं है, लेकिन तुम दोनों चिंता मत करो। मैं कल सेठ जी से कुछ रुपए उधार ले लूंगा। नहीं पिताजी, आप पैसे उधार मत लेना। हम लोग स्कूल में कह देंगे कि हमें अभी नए जूते मोजे नहीं चाहिए। हम पुराने जूते मोजे से काम चला लेंगे। केशव चारपाई पर बैठ जाता है, जहाँ उसके 3 बेटे राहुल, सुमित और अक्षय खेल रहे होते हैं। तभी उसकी पत्नी राधा वहाँ आती है। आप आ गए, मैं आपका ही इंतजार कर रही थी। देखिए ना, गैस खत्म हो गई है, खाना नहीं बन पाया है। कहीं से गैस का इंतजाम कर दीजिए, नहीं तो आज किसी को खाना नसीब नहीं होगा। अब इस वक्त गैस का इंतजाम कहाँ से करूं? बच्चे खाना मांग रहे हैं, अब आप ही बताइए मैं क्या करूं? केशव अपनी जेब टटोलता है तो उसमें सिर्फ 200 रुपए होते हैं। वो गैस सिलेंडर उठाता है और उसमें 2 किलो गैस भरवा कर लाता है। जिसके बाद राधा खाना बनाती है। पूरा परिवार खाना खाकर सो जाता है, लेकिन आधी रात को कुछ अजीब सी आवाज आती है और सबकी नींद खुल जाती है। ये कैसी आवाज आ रही है? तभी राधा देखती है कि उनकी मिट्टी और फूस की छत भर-भरा कर गिर रही है। माँ, जल्दी भागो, छत टूटकर हमारे सिर पर गिरने वाली है। केशव और राधा अपने 5 बेटों के साथ झोपड़ी से बाहर आ जाते हैं। उनके बाहर आते ही झोपड़ी की छत टूटकर फर्श पर गिर जाती है। अब हमारे पास सिर छुपाने के लिए भी कुछ न रहा। अब हम कैसे रहेंगे? तुम चिंता मत करो, मैं कल कुछ इंतजाम करके छत बनवा दूंगा। आधी रात को पूरा परिवार मिलकर छत के मलबे को साफ करता है और खुले आसमान के नीचे सोने के लिए मजबूर हो जाता है। अगले दिन जब केशव काम पर जाता है, मालिक, मुझे कुछ रुपए उधार चाहिए। मेरे घर की छत टूट गई है। पूरी रात हमने खुले आसमान के नीचे गुजारी है। तो मैं क्या करूं? तुम्हारा रोज कुछ न कुछ रोना रहता है। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, ये सब काम से बचने के बहाने हैं। ऐसी बात नहीं है मालिक, मैं बहाने नहीं बना रहा हूँ। गरीब और मजबूर हूँ। आप दया करके कुछ पैसे उधार दे दें। साहूकार उसे 1,000 रुपए देता है। मालिक, इतने पैसे में छत कैसे बनेगी? मुझे कम से कम 5,000 रुपयों की जरूरत है। ठीक है, देता हूँ। साहूकार उसे 4,000 रुपए और दे देता है। शाम को केशव जब घर आता है तो अपनी झोपड़ी पर नई छत बनाता है। एक रात पूरा परिवार आराम से सोता है, लेकिन अगले दिन से केशव और राधा की जिंदगी में नया संघर्ष शुरू हो जाता है। सुनिए जी, जल्दी उठिए, राहुल की सांसें उखड़ रही हैं, न जाने उसे क्या हो गया है। केशव घबरा कर उठता है। वो देखता है कि उसके मझले बेटे राहुल की तबीयत बहुत खराब थी। वो उसे गोद में उठाकर भागा भागा डॉक्टर के पास जाता है, जहाँ डॉक्टर राहुल का चेकअप करता है। इसे टाइफाइड हो गया है, जल्द ही इसे अस्पताल में एडमिट करना होगा। डॉक्टर साहब, आप मेरे राहुल को ठीक कर दीजिए। इसके इलाज में जितने पैसे खर्च होंगे, मैं आपको देने के लिए तैयार हूँ। डॉक्टर राहुल को अस्पताल में भर्ती कर लेता है और उसका इलाज करता है। कुछ दिन तक राहुल अस्पताल में ही रहता है। लगभग 1 हफ्ते के बाद अब आपके बेटे की सेहत ठीक है, आप इसे घर ले जा सकते हैं, लेकिन इसे पौष्टिक खाना, दूध और फल देते रहना। इलाज में 50,000 रुपए खर्च हुए हैं। जाने से पहले पैसे जमा कर देना। 50,000 रुपए? इतने पैसे केशव ने कभी देखे भी नहीं थे। अब वो पैसे लाए तो लाए कहाँ से? उसके पास साहूकार से पैसे उधार मांगने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। वो साहूकार के पास जाता है और 50,000 रुपए उधार लेकर अस्पताल में जमा कर देता है। वो सभी राहुल को लेकर घर आ जाते हैं। अगले दिन केशव काम पर जाता है, लेकिन साहूकार अगले दिन से ही उससे अपने पैसे मांगने लगता है। केशव, मेरे पैसे वापस कर दे। मेरा कर्जा लेकर मर क्या? कैसी बात कर रहे हो सेठ जी? मैं भला आपका पैसा लेकर कहाँ जाऊंगा? मुझे अपनी
चिकनी चिपड़ी बातों में फंसाने की कोशिश मत कर। ये बता, मेरे पैसे कब देगा? नहीं तो मैं तेरा घर ले लूंगा। जल्दी ही वापस कर दूंगा। सेठ जी, मुझ पर भरोसा रखो। लेकिन सेठ को उस पर भरोसा नहीं था और वो रोज उसे पैसों के लिए ताने मारा करता। एक रात केशव की पत्नी और बच्चे सो रहे होते हैं। मेरे सिर पर साहूकार का बहुत कर्जा है। इतने पैसे तो मैं कभी नहीं चुका पाऊंगा, लेकिन साहूकार के पैसे नहीं दिए तो वो मुझे जीने नहीं देगा। इससे तो अच्छा होगा कि मैं यहाँ से भाग जाऊं। केशव अपनी पत्नी और पांचों बेटों को सोता हुआ रात के अंधेरे में घर छोड़कर चला जाता है। अगली सुबह जब राधा सोकर उठती है, विवेक, मनोज बेटे, देख तो तेरे बाबा कहाँ चले गए। रोज सुबह सबसे पहले मैं उठती हूँ तब उन्हें जगाती हूँ। आज मुझसे पहले वो जाग गए और घर पर भी नहीं है। राधा की बात सुनकर उसके बाकी तीनों बेटे भी जाग जाते हैं। वे पांचों अपने पिता को ढूंढने के लिए घर से बाहर जाते हैं, लेकिन केशव उन्हें कहीं नहीं मिलता है। माँ, बाबा हमें कहीं नहीं मिले। कहीं वे हमें छोड़कर तो नहीं चले गए? ऐसा नहीं हो सकता। अगर वो हमें छोड़कर चले जाएंगे तो हमारा क्या होगा? मेरा दिल कहता है कि बाबा जरूर आएंगे। उस दिन घर में चूल्हा नहीं जलता। सभी को बस केशव का इंतजार था, लेकिन केशव लौट कर नहीं आता। कई दिन बीत जाते हैं, केशव तो नहीं आया, लेकिन साहूकार बार बार अपने पैसे लेने आ जाता। मेरे पैसे वापस कर दो, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। सेठ जी, आप तो जानते हैं कि बाबा के जाने के बाद हमारी हालत क्या हो गई है। हमारे पास खाने के लिए कुछ नहीं है। हम आपके पैसे कहाँ से चुकाएं? सेठ जी, आप चाहें तो हम आपका काम करके आपके पैसे चुका देंगे। नहीं, मुझे काम नहीं, पैसे चाहिए। पैसे नहीं दे सकते हो तो ये घर खाली कर दो। वैसे भी इस घर की छत बनवाने के लिए भी मैंने ही पैसे दिए थे। साहूकार अपने आदमियों से कहकर घर का सामान सड़क पर फेंकवा देता है और घर पर अपना कब्जा कर लेता है। विवेक बेटे, अब हम लोग कहाँ जाएंगे? हम तो सड़क पर आ गए। तुम चिंता मत करो माँ, जब तक तुम्हारे 5 बेटे जिंदा है तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे। हम शहर जाएंगे और वहीं मेहनत मजदूरी करेंगे। माँ, हम पांचों तुम्हारे हाथ की बंद मुट्ठी हैं, और बंद मुट्ठी में इतनी ताकत होती है कि वो सख्त से सख्त हालातों से भी लड़ लेती है। राधा के पांचों बेटे बहुत समझदार होते हैं। वो उसे लेकर शहर आ जाते हैं। पांचों शहर में काम की तलाश करते हैं। माँ, मुझे एक दफ्तर में ऑफिसरों को चाय पानी पिलाने का काम मिल गया है। माँ, मुझे एक ढाबे पर बर्तन धोने का काम मिल गया है। माँ, मुझे एक स्कूल में चपरासी का काम मिला है। राधा के दोनों छोटे बेटे सुमित और अक्षय अभी कोई काम करने के लायक नहीं थे, इसलिए तीनों बड़े भाई उन्हें पढ़ाने लिखाने की जिम्मेदारी लेते हैं। माँ, हम तीनों भाई काम के साथ साथ पढ़ाई भी करेंगे। तुम पांचों बहुत मेहनती और समझदार हो। मुझे गर्व है कि मैंने तुम लोगों को अपनी कोख से जन्म दिया। बड़ा बेटा विवेक सरकारी दफ्तर में बाबुओं को चाय पानी पिलाता। एक दिन मैं भी बड़ा अधिकारी बनूंगा और इन बाबुओं की तरह फाइलों पर दस्तखत करूंगा। अपने छोटे भाइयों को भी सरकारी अधिकारी बनाऊंगा। विवेक अपना और अपने सारे भाइयों का एडमिशन स्कूल में करवाता है। अब वो पांचों स्कूल में पढ़ाई भी करते हैं और अपना अपना काम भी। धीरे धीरे वक्त गुजरता है। राधा के पांचों बेटे पढ़ाई में बहुत तेज थे, इसलिए वो हमेशा अपनी अपनी कक्षा में अव्वल आते। एक दिन, मेरे बेटों, अब तुम लोगों की पढ़ाई महंगी हो गई है। सुमित और अक्षय भी 10वीं कक्षा में आ गए हैं। उनकी पढ़ाई पर भी ज्यादा पैसे खर्च होंगे। तुम चिंता मत करो माँ, मेरी और भैया की स्कूल की पढ़ाई खत्म हो चुकी है। अब हम कॉलेज में एडमिशन ले लेंगे। मुझे एक बड़े रेस्टोरेंट में खाना बनाने का काम मिल गया है। सैलरी भी अच्छी है। हमारी कॉलेज की पढ़ाई का खर्चा निकल आएगा। माँ, सरकारी बाबू ने मेरा भी प्रमोशन कर दिया है। अब मैं दफ्तर में बड़े अधिकारी का खास आदमी हूँ। फाइलें इधर उधर करता हूँ। मेरी भी तनख्वाह बढ़ गई है। हमारे खाने पीने का खर्च और छोटे भाइयों की पढ़ाई लिखाई का खर्चा भी निकल आएगा। माँ, मैं भी अब छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने का काम करूँगा। इस काम में ज्यादा पैसे मिलेंगे। हमारा गुजारा अच्छे से हो जाएगा। मेरे बेटों, मैं धन्य हो गई। पिता के ना रहने पर भी तुम लोगों ने पिता और पुत्र दोनों का फर्ज निभाया है। अब विवेक और मनोज कॉलेज जाने लगते हैं। साथ ही वो सरकारी परीक्षाओं की तैयारी भी करने लगते हैं। साथ साथ उनका काम भी चलता रहता है। राहुल भी बच्चों को ट्यूशन पढ़ाता और अपनी पढ़ाई करता। सुमित और अक्षय बड़े भाइयों की राह पर थे। वो मन लगाकर पढ़ाई करते और हमेशा परीक्षा में अव्वल आते। धीरे धीरे वक्त गुजरता है। राधा के पांचों बेटे अपनी मेहनत और लगन के बल पर सरकारी अधिकारी बन जाते हैं। वो एक बड़ा सा घर लेते हैं और राधा को उस घर में लेकर आते हैं, जहाँ वो राधा के पैर छूकर उसका आशीर्वाद लेते हैं। माँ, हमें आशीर्वाद दो कि हम हमेशा इसी तरह
तुम्हारी सेवा करते रहें। माँ, हमारा घर एक मंदिर है और तुम इस मंदिर की देवी। हम पूरी जिंदगी इस मंदिर की देवी की पूजा करेंगे। राहुल